वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के लेक्चर हम डिस्कस करने जा रहे हैं नीट के प्रीवियस ईयर के मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज के बारे में। सबसे पहला क्वेश्चन है द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स एंड वाटर दैट इज 70 to 80% फ्रॉम द ग्लोमुलर फिल्ट्रेट इट रीअब्सॉर्ब इन विच पार्ट ऑफ द नेफ्रॉन। नेफ्रॉन का ऐसा कौन सा पार्ट है जहां पे सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोलाइट और वाटर का रीअब्सॉर्प्शन होता हो और कितना होता हो, कम से कम 70 से 80% होता हो। और फ्रॉम द ग्लोमुलर फिल्ट्रेट मीन्स जो ग्लोमुलर से फिल्ट्रेशन हुआ है, कौन सा नेफ्रॉन का ऐसा पार्ट है जिसके अंदर 70 से 80% वाटर और इलेक्ट्रोलाइट रीअब्सॉर्ब होता हो। पहला ऑप्शन दिया पीसीटी, पीसीटी का फुल फॉर्म है प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। दूसरा ऑप्शन दिया है डिसेंडिंग लिंब ऑफ लूप ऑफ हेनले। तीसरा ऑप्शन है असेंडिंग लिंब लूप ऑफ हेनले और चौथा ऑप्शन है डीसीटी दैट इज डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन, सबसे ज्यादा एब्जॉर्प्शन वाटर और इलेक्ट्रोलाइट्स का होता है कम से कम 70 से 80%। किसके अंदर होता है? प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। सबसे ज्यादा पीसीटी में होता है, फिर डीसीटी में होता है उसके बाद, और फिर लूप ऑफ हेनले में होता है। बट सबसे ज्यादा एब्जॉर्प्शन किसके अंदर होता है? पीसीटी के अंदर होता है, दैट इज प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। सो द करेक्ट आंसर इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज hemodialysis help in the partial patient having। हीमोडायलिसिस जो है हीमोडायलिसिस टेक्निक होती है, कौन से पेशेंट में यूज की जाती है? मींस किस टाइप के पेशेंट में हीमोडायलिसिस टेक्निक का यूज किया था? पहला ऑप्शन है यूरेमिया, दूसरा ऑप्शन है एनीमिया, तीसरा ऑप्शन है डायबिटीज, चौथा ऑप्शन है ग्वाइटर। हीमोडायलिसिस का यूज किया जाता है ऐसे पेशेंट में जिसके अंदर यूरेमिया होता है। यूरेमिया क्या होता है? जब हमारी किडनी प्रॉपरली फंक्शन नहीं करती, मल फंक्शनिंग ऑफ किडनी मींस किडनी जब प्रॉपर फंक्शन नहीं परफॉर्म करती है, तब क्या होता है? यूरिया के साथ साथ ब्लड का भी सिक्रीशन होता है। यूरिया ब्लड जो है ये दोनों जो है यूरिन से सिक्रीट होते हैं, मींस यूरिन से जो है ब्लड का भी सिक्रीशन हो रहा है। इस डिजीज को बोला जाता है यूरेमिया बोला जाता है। तो हेमोडायलिसिस का यूज किस में किया था? यूरेमिया में किया था। सो द करेक्ट आंसर इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज पोडोसाइट आर प्रेजेंट इन। पोडोसाइट कहाँ पे प्रेजेंट होता है? पोडोसाइट क्या होता है? पोडोसाइट एक छोटे छोटे क्या होते हैं? पोर्स होते हैं। छोटा छोटा क्या होता है? पोर्स होता है, जो कि वुमेन कैप्सूल में प्रेजेंट होता है और इसे जो है फिल्ट्रेशन स्लिट भी बोला जाता है। करता क्या? ये फिल्ट्रेशन में हेल्प करता है। तो पोडोसाइट कहाँ प्रेजेंट होता है? पहला ऑप्शन है क्या वो एफरेंट आर्ट्रियोल में प्रेजेंट होता है, या फिर इफरेंट आर्ट्रियोल में प्रेजेंट होता है, या फिर पेरिट्यूलर कैपिलरीज में प्रेजेंट होता है, या फिर वुमेन कैप्सूल में प्रेजेंट होता है। पोडोसाइट जो है वो कहाँ पे प्रेजेंट होता है? वुमेन कैप्सूल में प्रेजेंट होता है। सो द करेक्ट आंसर इज डी। The next question is name the blood cell whose reduction in number can cause clotting disorder leading to excessive loss of blood from the body। blood cell, ऐसा कौन सा हमारी बॉडी का ब्लड सेल है जिसके लॉस होने की वजह से मीन्स अगर उसके नंबर हमारी बॉडी में डिक्रीज हो जाएंगे तो उससे क्या होगा? कंटिन्यूअस ब्लीडिंग होगी। मीन्स अगर हमें थोड़ी सी भी चोट लग गई तो उससे क्या होता है? कंटिन्यूअस ब्लीडिंग होती है, नॉन स्टॉप ब्लीडिंग होती है, ब्लीडिंग जल्दी स्टॉप नहीं होती है। तो उस ब्लड सेल का नाम बताना है। सबने सुना होगा जैसे किसी कभी चोट लग जाती है तो क्या होता है? बोलते हैं कि आपकी ब्लीडिंग नहीं बंद हो रही, तो इसका मतलब आपकी बॉडी के अंदर प्लेटलेट्स के नंबर्स क्या है? बहुत कम है। प्लेटलेट्स की कमी है आपकी बॉडी में, तभी जो है प्रॉपरली जो है ब्लीड क्लॉटिंग नहीं हो रही है। तो किसकी कमी की वजह से होता है? प्लेटलेट्स की कमी की वजह से क्या होता है? अगर हमें जरा से भी चोट लग गई तो एक्सेसिव ब्लीडिंग होती रहती, मींस कंटिन्यूअस ब्लीडिंग होती, ब्लीडिंग जल्दी स्टॉप नहीं होती। तो सबसे पहला ऑप्शन दिया न्यूट्रोफिल, दूसरा है इरिथ्रोसाइट, तीसरा है थ्रोम्बोसाइट, चौथा है ल्यूकोसाइट। थ्रोम्बोसाइट को और क्या बोलते हैं? प्लेटलेट्स बोला जाता है। क्या बोलते हैं? प्लेटलेट्स। सो द करेक्ट आंसर इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज पल्मोनरी वेन आर दोस विच। पल्मोनरी वेन जो है किस टाइप के ब्लड को कैरी करता है? कहां से कहां तक ये कैरी करता है? पहला ऑप्शन है क्या वो कैरी करता है डीऑक्सीनेटेड ब्लड को? कहां से? लंग से हार्ट में लेके जाता है, या फिर ऑक्सीनेटेड ब्लड को हमारे लंग से हार्ट में लेके जाता है, या फिर डीऑक्सीनेटेड ब्लड को हार्ट से लंग में लेके जाता है, या फिर वो ऑक्सीनेटेड ब्लड को जो है कैरी करता है फ्रॉम हार्ट टू लंग्स। पल्मोनरी वेन का काम क्या होता है कि ऑक्सीनेटेड ब्लड को लेके आता है। हमारा लंग क्या करता है? ऑक्सीनेटेड ब्लड प्रोवाइड करता है। लंग में क्या होता है? ब्लड और ऑक्सीजन दोनों आपस में मिक्स होते हैं। ऑक्सीनेटेड ब्लड का मतलब क्या होता है?
ब्लड के अंदर ऑक्सीजन मिक्स हो उसे कहते हैं ऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करता है कहाँ से? लंग्स से। किस में लेके आता है? हमारे हार्ट में लेके आता है। तो पल्मोनरी वेन का काम क्या होता है? दे कैरी द ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम लंग्स टू द हार्ट। सो द करेक्ट आंसर इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अरेंजमेंट ऑफ लीव्स ऑन अ स्टेम और ब्रांचेस इज कॉल्ड। जब लीव्स का अरेंजमेंट प्रॉपर वे में किस पे किया जाता है? स्टेम पे किया जाता है। और ब्रांचेस में जो अरेंजमेंट होता है लीव्स का उसे क्या कहते हैं? पहला ऑप्शन है, क्या उसे वेनिएशन कहते हैं, या फिर वर्नेशन कहते हैं, या फिर इन्फ्लोरेसेंस कहते हैं, या फिर फाइलोटैक्सी कहते हैं। पढ़ा होगा मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट में, फाइलोटैक्सी में, कि जब लीव का अरेंजमेंट प्रॉपरली जो है स्टेम और ब्रांचेस में होता है उसी प्रॉपर्टी को क्या बोला जाता है? फाइलोटैक्सी। सो द करेक्ट आंसर इज डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज स्टेमन अटैच्ड टू पेटल्स आर। जब स्टेमन और पेटल्स दोनों एक दूसरे से, बहुत सारी स्पीसीज ऐसी होती हैं जिनका स्टेमन और पेटल एक दूसरे से अटैच होता है, उसे क्या कहते हैं? पहला ऑप्शन है, क्या उसे इपीपेटलस कहते हैं, या फिर उसे इपीफाइलस कहते हैं, या फिर इपीसेप्लस कहते हैं, या फिर सब कहते हैं। जब स्टेमन पेटल से अटैच होता है उसे क्या बोला जाता है? इपीपेटलस। क्या बोलते हैं? इपीपेटलस। सो द करेक्ट आंसर इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज when gynosium are present in the topmost position of thalamus, the ovary is known as। थैलमस जो है उनकी पोजीशन के अकॉर्डिंग उसको 3 क्लासेस में क्लासिफाई किया गया। कौन कौन सा? हाइपोगाइनस, पेरिगाइनस एंड इपीगाइनस। तो जब गाइनोसियम टॉप पोजीशन पे, मींस उनका रिप्रोडक्टिव पार्ट टॉप पोजीशन में प्रेजेंट होता है, बाकी सारे पार्ट लोअर पोजीशन में प्रेजेंट होते हैं, उसे क्या बोलते हैं? इस टाइप के थैलमस को बोला था हाइपोगाइनस। क्या बोलते हैं? हाइपोगाइनस। और हाइपोगाइनस की ओवरी कैसी होती है? अब टॉप पोजीशन पे है तो कोई जो टॉप होती है तो उसे क्या बोलते हैं? सुपीरियर बोलते हैं। तो इसकी ओवरी कैसी होती है? सुपीरियर होती है। सो द करेक्ट आंसर इज डी। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज मैक्सिमम न्यूट्रिशन डाइवर्सिटी इज फाउंड इन द ग्रुप ऑफ। सबसे ज्यादा न्यूट्रिशन डाइवर्सिटी कौन से ग्रुप में प्रेजेंट होता है? क्या वो मोनेरा में प्रेजेंट होता है, या फिर प्लांटे में प्रेजेंट होता है, या फिर फंगी में प्रेजेंट होता है, या फिर एनिमेलिया में प्रेजेंट होगा? जहाँ पे यू बैक्टीरिया के बारे में दिया गया वहां पे नीचे लिखा गया है कि बहुत सारी ऐसी स्पीसीज होती हैं जो क्या करती हैं? किसी भी सब्सटेंस को दोबारा से रिसाइकल करती है। तभी तो हमारे इस इकोसिस्टम से कोई भी न्यूट्रिएंट की क्वालिटी कम नहीं हो रही, मींस खत्म नहीं हो रही है, रिसाइकल होती रहती है वो। और रिसाइकलिंग का काम किस में होता है? कौन से किंगडम में होता है? किंगडम मोनेरा में होता है। और अगर उसके क्लासेस की बात की जाए तो 2 क्लासेस को क्लासिफाई किया गया मोनेरा को, आर्की बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया, और यू बैक्टीरिया से वो बिलोंग करता है। तो सबसे ज्यादा न्यूट्रिशन डाइवर्सिटी किस में होता है? मोनेरा में होता है। सो द करेक्ट आंसर इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स आर एब्सेंट इन सब में से ऐसी कौन सी स्पीसीज है जिसके पास मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स नहीं प्रेजेंट होता है? फर्स्ट ऑप्शन इज क्या प्लाज्मोडियम उसके पास होता है, सैक्रोमाइसिस सेरेवेसिस के पास भी होता है, क्लाइमेडोमोनास के पास भी होता है, बट स्टेप्टोकोकस के पास कोई भी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स नहीं प्रेजेंट होता है। एब्सेंट किसके पास होता है? स्टेप्टोकोकस के पास। सो द करेक्ट आंसर इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फूड रिजर्व इन रूडोफाइटा इज। रूडोफाइटा में फूड जो है किसके फॉर्म में रिजर्व होता है? पहला ऑप्शन है, क्या वो फोलिडिन स्टार्च के फॉर्म में रिजर्व होता है, या फिर मैनिटोल के फॉर्म में रिजर्व होता है, या फिर ल्यूकोसिन के फॉर्म में रिजर्व होता है, या फिर इन सब के फॉर्म में रिजर्व होता है? फूड जो है रिजर्व होता है रूडोफाइटा में किसके फॉर्म में रिजर्व होता है? फ्लोरिडन स्टार्च के फॉर्म में। रूडोफाइटा को क्या बोला जाता है? कॉमनली रेड एल्गी। और रेड एल्गी में फूड किसके फॉर्म में स्टोर होता है? फ्लोरिडन स्टार्च के फॉर्म में स्टोर होता है। सो द करेक्ट आंसर इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच पिगमेंट इज फाउंड इन फियोफाइसी। कौन सा पिगमेंट, इन सब में से ऐसा कौन सा पिगमेंट जो फियोफाइसी के पास प्रेजेंट होता है? पहला ऑप्शन है क्लोरोफिल ए, सी एंड फ्यूकोजैंथिन, या फिर क्लोरोफिल ए, डी और वाइल्वोक्सिथिन, या फिर बीटा कैरोटीन और फाइकोसाइनिन प्रेजेंट होता है, या फिर इन सब में से कोई नहीं प्रेजेंट होता है।
पिगमेंट प्रेजेंट होता है किसके पास, फियोफाइसी के पास, दैट इज क्लोरोफिल ए, सी और फ्यूकोजैंथिन पिगमेंट प्रेजेंट होता है। कौन सा पिगमेंट होता है, क्लोरोफिल ए, सी और फ्यूकोजैंथिन। तो ये क्वेश्चन, ये दोनों क्वेश्चन कौन से चैप्टर का है, ये दोनों जो है प्लांट किंगडम से है। किससे है, प्लांट किंगडम से पूछे गए हैं। तो प्लांट किंगडम से भी बहुत सारा क्वेश्चन पूछा जाता है, पिगमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछा जाता है। और किसके फॉर्म में फूड स्टोर होता है, जो 3 टाइप ऑफ एल्गी दी गई हैं बुक में। तो हमने इस पूरे लेक्चर में नीट के प्रीवियस ईयर के मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज के बारे में डिस्कस किया। जितना ज़्यादा हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उतने ही ज़्यादा से चैप्टर क्या होगा, हमारे लिए क्लस्टर क्लियर हो जाएगा। हम क्वेश्चन क्यों सॉल्व करते हैं, हमें ये देखने के लिए कि उस टॉपिक से मीन्स उस चैप्टर से किस तरीके से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। और जितना ज़्यादा हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं इससे हमें ये पता चलता है कि हाँ हमारा ये चैप्टर क्या हो चुका, प्रिपेयर हो चुका। तो क्वेश्चन सॉल्व करना सबसे बेस्ट वे होता है। अगर हमें नीट क्वालिफाई करना है तो हमें जितना हो सके एक दिन में कम से कम 100 क्वेश्चन तो सॉल्व करना ही चाहिए। इससे क्या होगा, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस होती है। हाँ, सेम टू सेम क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे, बट हमें पता तो चलता है कि क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, हमें तरीका तो पता चलता है, प्रैक्टिस तो होती है हमारी। चैप्टर जो है बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो जाता है। जितना ज़्यादा हम क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे हमें पता चलेगा हाँ ये चैप्टर हमारे लिए क्या होगा, प्रिपेयर हो गया। 1-2 क्वेश्चन अगर हम उसमें से नहीं कर पा रहे, फिर से हम वो चैप्टर पढ़ेंगे, फिर से हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, दोबारा करेंगे, तो इससे क्या होगा, सारे क्वेश्चन हम सॉल्व कर लेंगे। तो आने वाले लेक्चर में हम और भी ज़्यादा क्वेश्चन के बारे में प्रैक्टिस करेंगे ताकि इस बार नीट जो है हमारा निकल ही जाए। तो जितने ज़्यादा हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उतनी ही ज़्यादा हमारी क्या होगी, प्रैक्टिस होगी। तो आज का लेक्चर यहीं तक, थैंक यू।